अब देखो सेट नंबर 2 सोशल स्टडीज का है ना, सेट 2, और पेपर का कोड जो है 825 CR है ना। देखो हाँ CR, ठीक। अब नीचे इनमें देखिए 20 प्रश्न ऐसे हैं जो टिक करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा, जो जैसा जरूरत रहेगा मैं वैसे बताता रहूंगा। आप ध्यान से सुनो। देखो कह रहा है 1789 में फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ ना। सन 1789 में फ्रांस की क्या हुई, क्रांति हुई। इस क्रांति में निरंकुश राजा लुई 16वें को हटा दिया गया ना, और जो राजशाही तंत्र था उसको हटा करके जनतंत्र लागू कर दिया गया, और ना जनता का शासन लागू हो गया। तो इसमें फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति। किसकी क्रांति हुई थी, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति। तो पहले वाले विकल्प का उत्तर हो जाएगा ए का फ्रांस की क्रांति ना। फ्रांस की क्रांति ए विकल्प सही है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति तो कब हुआ था, हाँ सन 1700। अच्छा सन 1789 में यहाँ का राजा जो बहुत क्रूर था और उसकी रानी भी उतना ही क्रूर थी, मैरी एंटोइनेट ना, एंटोइनेट, ठीक। मैरी एंटोइनेट, मैरी एंटोइनेट बहुत ही क्रूर राजा था लुई 16वां ना। अलग अलग वहाँ देखो पादरी वर्ग को अलग प्रभुत्व था, हाँ कुलीन वर्ग को अलग था ना, आम जनता को अलग। तो यहीं पर मत बोलो, यहीं पर वामपंथी और दक्षिण पंथी वाला भी चलता था, ठीक। तो आप याद रखना सन 1789 में कहाँ की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें पहले का उत्तर सन 1789 में फ्रांस के राष्ट्रवाद में प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, यानी प्रथम अभिव्यक्ति में फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ऑटो वन बिस्मार्क की ना। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है कौन, ऑटो वन बिस्मार्क। जिस जर्मनी जो पहले था ना, इसका नाम प्रसा था ना, क्या था, प्रसा। जर्मनी का पुराना नाम क्या था, प्रसा। और इस जर्मनी कई 39 हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में क्या बटा हुआ था। उन छोटे छोटे हिस्सों को लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, यही लौह एवं रक्त की नीति ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनाया था। हाँ पागल इंडिया अपने मुगल काल में अपनाया था ना, तो इसने भी लौह एवं रक्त की नीति को ही अपनाया था। आप जाके गूगल करके देखना, लौह एवं रक्त की नीति को अपना करके जर्मनी के एकीकरण को किसने संपूर्ण किया था, ऑटो वन बिस्मार्क ने। अरे गूगल करके देख लेना तुम लोग। तो यहाँ देखो बी वाला, इसका दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा लौह कौन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका, जर्मनी के एकीकरण जर्मनी के एकीकरण में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी, ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क नहीं दिया है क्या ऑटो वन बिस्मार्क। हिटलर भी है वहीं के, मुसोलिनी भी है, गैरीबाल्डी भी है ना। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, इटली ना, इटली के। अब याद रखना जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका है बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति। अगर मुगल काल में पूछेगा तो मुगल काल में बलबन ने अपनाया था, किसने, बलबन ने। तो आपको मुगल काल से मतलब नहीं है, आप आज जाके देख लेना, ठीक। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, आप जानते ही हो, आनंद मठ उपन्यास के बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इसी से लिया गया है क्या, जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये यहीं से लिया गया आनंद मठ से ना। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो तीसरे वाले का उत्तर हो जाएगा आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम है, लड़के आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम
बंकिम बंकिम बंकिम चंद्र, चंद्र है, चंद्र नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी ना। अब इसी से लिया गया है आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत सुजलाम सुफलाम कितने मिनट में गाया जाता है? 65 सेकंड में। कितने सेकंड में? और जो राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड, राष्ट्रगान को 52 सेकंड में। और राष्ट्रगीत जो है आपका वो 65 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 65 सेकंड को कभी कभी देता है 1 मिनट 5 सेकंड, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक बात है। ये है, इसी आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रगीत। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। महामंदी जानते ही हो 1991 में। कब आया था? 1991 में। और उस समय जो आपके मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उस 15 दिन के लिए भोजन का काल आ गया था, तो इन्होंने LPG मॉडल अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG मॉडल ना, LPG मॉडल। और उस समय सोच लो ये वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। केवल 15 दिनों का भोजन बचा था। 1991 की बात है। उस समय ये क्या थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो आपके प्रधानमंत्री भी बने ना। इसके पहले मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे ये मनमोहन सिंह ही थे। और ऐसा वित्त मंत्री आज तक शायद नहीं हुए, इतना बढ़िया गणना करने वाले। वो बोलते भले से कम थे लेकिन बहुत नॉलेज था उनको वित्त का, समझ गए? वो बहुत नॉलेज था उनको। तो उस समय केवल 15 दिनों का भोजन बचा था और इन्होंने LPG मॉडल अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी कोई भी चीज फ्री कर देना। ट्रेड को क्या कर देना? व्यापार को फ्री कर देना, जिससे आम लोग भी यहाँ आकर के क्या कर सकें? व्यापार कर सकें ना। ऐसे ही हुआ था कहाँ? जैसे आप लोग सुने होंगे, खूब बंजर था। अरे इस समय खूब फेमस रहता है जहाँ बुर्ज खलीफा है, क्या नाम है? दुबई एकदम बंजर था। वहाँ टैक्स फ्री कर दिया गया, सारी कंपनियां जा करके वहाँ टूट पड़ी और खूब देखो इस समय कितना विकास हुआ। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ टैक्स लग जाता है। एप्पल वाली मोबाइल अगर यहाँ टैक्स ना लगाया जाए तो कम में मिलेगा ना। हाँ, इस समय टॉप पे है, देख लो। तो अगर आप ज़्यादा कंपनियां तब आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी जब आप उनके ऊपर सख्ती नहीं अपनाएंगे, उनके ऊपर टैक्स कम लगाएंगे। हमारे यहाँ टैक्स ही इतना लगा दिया जाता है कि दूसरी जो बाहर की कंपनियां हैं जल्दी उस पर माने यहाँ सोचते हैं यहाँ लगाने से जितना हम कमाई नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और दूसरी बात, महंगे मजदूर हैं यहाँ, महंगे मजदूर। तो दुबई ने सस्ता मजदूर उपलब्ध कराया और साथ के साथ टैक्स, हर चीज़ों पर टैक्स क्या कर दिया? फ्री। और जितनी भी कंपनियां थी सब अच्छी कंपनियां वहां व्यापार की। और आज देखो दुबई की स्थिति क्या है, समझ गए? अपने यहाँ तो हर है 12% टैक्स, 18% टैक्स मार स्लैब स्टार्ट कर देते हैं। अगला देखिए। हाँ, महामंदी में सबसे बुरा असर पड़ा था किसके क्षेत्र में? किसानों के ऊपर। किसानों के ऊपर, क्योंकि महामंदी के समय में जो किसान थे, अब मंदी इतनी आ गई कि उनका जो रेट था किसान का, जो माने जो उनके फसलों का दाम था वो बहुत कम हो गया। और कम होने की वजह से वे बेचते तो जितना उन्होंने लगाया था उतना पूंजी भी न निकल पाता। इस वजह से महामंदी में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा किसको? किसानों को ना। तो कृषक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कृषक क्षेत्र, यानी बी वाला विकल्प। महामंदी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे? किसानों के ऊपर। महामंदी किसके ऊपर प्रभाव डाला है? 1991 में आया था। कब? 1991 में। उस समय प्रधान वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से मॉडल को अपनाया था? LPG मॉडल। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, माने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से क्या करना? वैश्वीकरण जिसे कहते हो ना, इसी को हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। हाँ, अब ये है महामंदी का असर किस पर पड़ा? कृषि के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्रक पर, ठीक बात है, कृषि क्षेत्रक पर। 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। अब 5 नंबर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई? अमेरिका, संयुक्त राज्य, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? तो कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और किस सम्मेलन के द्वारा किया गया था भैया? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन न। ऐसे जुड़वा बहन की संज्ञा भी दी जाती है, सम्मेलन। और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना कहाँ की गई है? जितना हाँ न, यही बैंक संबंधित यही है। तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना कब की गई? 1944 में, 1944 याद रखना। लेकिन अभी तो आपको यही IMF के बारे में याद रखना है, ठीक। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। अब आगे देखिए, कह रहा है मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बता लोगे ना, कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला कह रहा है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य कौन नहीं है? देखो, चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। देखो, केंद्र शासित प्रदेश को मैंने ही आपको रटवाया है, देख लो फिर से, यहाँ से देख लो। केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के अभी वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8। देखो, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद देखो आ जाएगा चंडीगढ़। कौन? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली। 4 हो गए। दादर नागर हवेली, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, पांडिचेरी यहाँ 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, ठीक। देखो, मैं फिर से याद बोल दे रहा हूँ, 8 याद करना है। ये कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर, बगल में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 2 ऊपर निपट गए। यहाँ आ जाएगा हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की सम्मिलित राजधानी है कौन? चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ सम्मिलित राजधानी, इसीलिए विवाद न हो, तो इस वजह से चंडीगढ़ भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 यहाँ हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। कितने? 4 ऊपर निपट गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ और कौन? दिल्ली। ये 4 ऊपर हो गए। फिर यहाँ दमन दीव दादर नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली। 5 इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इधर देखो लक्षद्वीप हो गया और दादर नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 लक्षद्वीप, इधर हो जाएगा अंडमान निकोबार 7 और ये यहाँ पांडिचेरी, पुदुचेरी जिसको कहते हो, या पांडिचेरी, वो हो जाएगा 8। तो 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8 का नाम याद रखोगे। पहले वाले का नाम जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां दमन दीव दादर नगर हवेली, 6वां लक्षद्वीप, 7वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 8वां हो जाएगा पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक बात है, समझ गए ना? पुदुचेरी या पांडिचेरी के 3 जिले हैं, कराईकल, माहे और यनम। ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। समझ गए? कराईकल, माहे और यनम, याद रखना। तो ये है, समझ गए? यनम, हाँ। तो ये याद रखना। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने? 8 को मैंने बता, चलो देखो, बता दिया मैंने ना कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 का नाम मैंने ऊपर, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, एकदम ऊपर की बात करोगे तो इस तरफ है लद्दाख, फिर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली और फिर दमन दीव दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इधर पुदुचेरी या पांडिचेरी। ये देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 3 स्थितियों से बनाए जाते हैं, दूरी के आधार पे और माने खान पान या रहन सहन के आधार पे और विवाद के आधार पे। 3 ही किसी भी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश होने का 3 नियम है।
या तो दूरी रहेगा ना, दूरी के आधार पे, या तो रहन सहन खान पान या संस्कृति के आधार पे, और तीसरा आधार होता है विवाद। जैसे देखो दिल्ली जो है ये विवाद है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर उसको केंद्र शासित न बनाते और राज्य बनाते तो सभी लोग वहीं रहना चाहते, क्योंकि अब वो विवाद का मसला हो जाता ना कि किसी भी देश की राजधानी और किसी राज्य को दे दिया जाए तो इसका मतलब किसी राज्य में कोई देश की राजधानी आ जाए तो विवाद नहीं होगा। और जैसे उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजधानी होता तो सभी लोग ये हब रहता, सब लोग यहीं रहते, तो इसका मतलब इसको क्या बना दिया जाता, अगर ये राजधानी बनता तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते, किसी राज्य का होता नहीं है। दूसरा, चंडीगढ़ भी इसी का बना, क्योंकि चंडीगढ़ भी विवाद का ही मैटर है। चंडीगढ़ किसका मैटर है? विवाद का। अब विवाद उसमें क्या है, हरियाणा और पंजाब दोनों चाहते हैं कि मेरी राजधानी हो, दोनों की राजधानी हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो विवाद हो जाएगा, तो कहेगा मेरा है, ये कहेगा इसीलिए इसको क्या कर दिया, केंद्र शासित। ऊपर देखो जम्मू कश्मीर आप जानते हो राजा हरि सिंह के समय का था, इसलिए इसके विवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी ने ना धारा 370 को हटा करके उसको अलग अलग करके लद्दाख वाले एरिया को जम्मू कश्मीर बना दिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को लद्दाख बना दिया। कभी मान लो विवाद उठेगा भी ना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, तो आएंगे वो लोग किसको देखने, क्योंकि विवाद जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर वाले एरिया को क्या बना दिया गया, लद्दाख, और लद्दाख वाले एरिया को जम्मू कश्मीर। अगर वो लोग कभी आएंगे चेक करने भी तो लद्दाख के लोग सही हैं ना, लद्दाख के लोग जो हैं वो सही हैं, और जम्मू कश्मीर के जो पहले जम्मू कश्मीर था वहाँ के लोग दुष्ट थे ना, क्योंकि वो मिले भगत थे उससे पाकिस्तान से। लेकिन अब उल्टा कर दिया गया है, अब वो लद्दाख के लोग तो सही, अब उल्टा हो गया, लद्दाख बन गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बन गया लद्दाख। तो लद्दाख वाले लोग तो अच्छे है ये थे, वो कहाँ चले गए हैं, जम्मू कश्मीर में। अब लद्दाख वाले लोग लोग नहीं चले गए हैं, एरिया चला गया ना। तो जो जैसे यहाँ वाले, जैसे मान लो इस एरिया के लोग, ध्यान सुनो, ये अच्छे लोग हैं और ये खराब लोग हैं, ठीक। खराब वाले एरिया में जो लोग हैं ये तो लोग यहीं रहेंगे, नमोई चेंज कर दो। जैसे जम्मू कश्मीर में कैसे लोग थे, खराब थे, तो इनको जम्मू कश्मीर का नाम रख दिया गया क्या, लद्दाख, और इसका नाम ये खराब रहा, अच्छा हो गया। हाँ नहीं, जम्मू कश्मीर खराब था, ध्यान सुनो, अच्छा नहीं हो गया। हाँ बसे नहीं है, बसे वही है जैसे कोई, हाँ नाम चेंज कर दिए। जब नाम चेंज कर दिए तो जैसे खराब को किसका कौन था, जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर का नमवा यहाँ रख दिए। अभी अच्छे लोग किस में आ गए, जम्मू कश्मीर। अब अगर चेक भी कभी करने आएंगे उधर वाले विदेश, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट वाले, तो कहाँ पहुँचेंगे, उनको क्या पता है कि लद्दाख है ये तो जम्मू कश्मीर नाम है ना, कि जम्मू कश्मीर में जाके चेक करेंगे, और जब चेक करेंगे तो ये लोग सही हैं। हाँ अरे वही जैसे पब्लिक से पूछेंगे आके, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला जाएगा, आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट क्या है, हम लोग उसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। कैसे, उसको क्या पता यार, अरे पता चलेगा लेकिन इतना नहीं होता ना, जैसे वहाँ की पब्लिक से ही पूछेगा आके। वो सब ऐसे इस तरह से किए हैं कि थोड़ा सा वो बन जाए माहौल, ठीक। जानेगा ही है, लेकिन फिर भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए, ठीक। तो जम्मू कश्मीर किस वजह से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या, जब 370 हटाया तो पहले केवल एक ही था, अब 2 कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख अलग बन गया, तो 2 ये हो गए। नीचे वाला जो यहाँ देखो अंडमान निकोबार, दमन दीव दादर नागर हवेली, इसको भी जोड़ दिया गया। पहले दमन दीव अलग था, दादर नागर हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग एक कर दिया गया, एक करके दो थे उसको कितना बना दिया गया, एक। और ये देखो लक्षद्वीप जो है दूरी ज्यादा है, कि दूरी के आधार पे इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। इधर अंडमान निकोबार भी दूर है हमसे, इसलिए इसको भी केंद्र शासित। और जो पुदुचेरी या पांडिचेरी है, इसका जो संस्कृति या सभ्यता है वो बहुत अलग किस्म का है, इसीलिए इसको भी अलग। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, 8। अब इसमें जो दिया था ना, हाँ पहले 7। अब इसमें जो दिया था, देखो दिया क्या है कि उल्टा हो गया क्या, अच्छा सेट नंबर। इसमें जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, अभी संघीय राज्य नहीं है। उड़ीसा संघीय राज्य है ना, राजस्थान भी संघीय राज्य है, तमिलनाडु भी संघीय राज्य है, चंडीगढ़ केवल ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसका टिक हो जाएगा कौन सा, चंडीगढ़, यानी ए विकल्प सही होगा, 6वें का ए, यानी कौन, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब याद रख लो कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कहाँ है, स्थिति याद रहनी चाहिए आपको दिमाग में ना, सब अच्छे से। इसके बाद 7वां दिया है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है,
देशभक्ति की भावना, हाँ, अगर एक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना जरूर होती है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, हाँ, तंत्रात्मक अगर कोई देश है तो वहाँ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए, ये भी सही है। प्रगतिशील सरकार, हाँ, प्रगतिशील सरकार भी होनी चाहिए, यानी प्रगति लगातार करनी चाहिए, भले से न करे, कागज पे ही करे, लेकिन करनी चाहिए, दिखाना पड़ेगा। समझ गए? तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र, यानी इनमें सब विकल्प क्या है, सही है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण मतलब राष्ट्र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें चरित्र का निर्माण हो सके, उस राष्ट्र में रहने वाले लोग, ऐसा कोई अभद्र वाला कोई बात बोलता है? देखो सोशल मीडिया के लोग जल्दी जो भी बड़े पद पे हैं वो आप देखते होंगे, कभी ऐसा बात नहीं बोलते जिससे यानी सामने वाले को कुछ अजीबोगरीब चीज लगे। जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, छोटा से भी बात अगर इधर उधर लीक हुआ तो देखते हो कितना तेज वायरल होता है, तो इससे राष्ट्र के चरित्र पर धब्बा लगता है। यानी ऐसा कोई बात न बोलें विदेश में जाकर के या कहीं जगह जिससे हमारे देश की क्या हो, बदनामी हो, यानी इससे ऐसा बात बोला जाए जिससे हमारे देश का नाम हो, तो उसे कहते हैं राष्ट्र के चरित्र का क्या होता है, निर्माण। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? देखो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। कौन? 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। उसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की क्या उठी मांग हुई थी। रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे न झंडा फहरा दिया था नेहरू जी ने 1930 में। कब? 1930, 26 जनवरी 1930 में। उसी दिन से तभी से हम लोग मनाते आ रहे थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हम लोग अंग्रेजों के द्वारा आजाद कर दिए गए 1947 में, 15 अगस्त 1947, लेकिन हम लोग आजादी 1930 से मनाते आ रहे थे 26 तारीख को। इसलिए वो डेट हमें मेमोरी से हमारे निकल न जाए, हमें याद रहे, इसीलिए 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1930 से ही हम लोग अपना क्या मनाते आ रहे थे, स्वतंत्रता दिवस। इस डेट को भूले नहीं, 26 जनवरी को। इसीलिए हम लोगों को 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या मनाना चालू कर देते हैं, गणतंत्र दिवस। समझ गए? 15 लागू हो गया था, पहले केवल 15 ही संविधान के 15 ही अनुच्छेदों को लागू किया गया जानबूझकर कि जैसे 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण रूप से लागू करें और इस डेट को भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएं। ठीक है? नेहरू जी ने झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर। ठीक, ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा हो जाएगा? 26 जनवरी। 26 भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी। 26 जनवरी 7वें को हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से, 1950 को पूर्ण रूप से ना, इसी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अरे 7वां छूट गया क्या? 7वां क्या था जानते हो? 8वां। 7वां नहीं, 8वां है। 7वां में था सभी, यानी चरित्र का निर्माण होना चाहिए किसी देश के ना। देश अगर लोकतंत्रात्मक देश है तो ऐसी स्थिति देश की भक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, प्रगतिशील सरकार होनी चाहिए। तीनों सही था लोकतंत्रात्मक देश के लिए। ठीक, आगे भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? देखो 8वीं अनुसूची ना। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूची है? 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में केवल अनुसूचियों की संख्या 8, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 ना। अब 12वां अनुसूची जो 8वां अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं में कौन कौन भाषाएं, मैंने एक बार आपको रटवाया था, देखो एक बार फिर देख लो पूरा 22 भाषा कौन कौन है। देखोगे तो थोड़ा हो सकता है आपको याद। 22 भाषाएं देखो कौन है। ये देखो कश्मीर में कश्मीरी ना, सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाब में पंजाबी, और इधर हिंदी वाला बेट ये है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, हिंदी ये है ना। और उसके बाद बंगाली आसामी। देखो
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। हिंदी वाला बेल्ट ये पूरा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। सिंधी यहाँ चलेगा, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी वाला ये बेल्ट पूरा ना। जैसे हिंदी में कौन कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड ना। छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कितने हो गए? 4। और इसके बाद आ जाएगा बंगाली, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़ ना, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल ना। तेलुगु, तमिल। सही है? देख लो, गिनो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। 4 इधर हो गया। इधर ये बंगाली, आसामी, 6 हो गया। गुजराती, मराठी 8 हो गया ना। उसके बाद कन्नड़, मलयालम ना, गिनते जाओ, कन्नड़, मलयालम। और फिर यहाँ तेलुगु, तमिल। कितना हो गया? 12 भाषा हो गया। 10 तो अभी है। तो देखो, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी ना। हाँ, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। गिन लो कितना हो गया? 22 हो गया। 22 भाषा गिन लो। देखो, इतनी भाषाएं हैं किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। यस, पहले में स्टेट के बारे में बताया गया है। पहले अनुसूची में स्टेट, दूसरे में राज्य, पहले में राज्य, दूसरे में पैसे के बारे में, कितना किसको पैसा दिया। एसपी की शपथ, तीसरे में शपथ है। लोकसभा, राज्यसभा के लोग कैसी शपथ लेंगे? कहाँ? एसपी की शपथ लेकर। राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में 4थे अनुसूची में है। किसमें? राज्यसभा प्रतिनिधि। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए न। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में 5वीं अनुसूची में। वहाँ जनजातियों के बारे में उल्लेख 6वीं में है। शक्ति का बंटवारा 7वीं में है। शक्ति का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बनाती हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति हुआ तो केंद्र वाले को माना जाएगा ना। वर्तमान में कुल 100 विषय हैं संघ सूची में, 61 विषय हैं राज्य सूची में न, और 52 विषय हैं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती में 52। पहले 97 थे, 66 थे और 47 थे। 66, 97 और 47 याद रखना। ये ठीक बात है। मैंने बता दिया क्या है पूरा। 22 भाषा भी बता दिया कौन क्या है। ठीक, 22 भाषा बता लोगे? हाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, हाँ, ऐसे याद, मैप से याद करोगे जल्दी याद होगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, आसामी, और यहाँ हो जाएगा गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तमिल। हो गया इतना, 12 हो गया इधर। अब देखो उधर 2, उर्दू, संस्कृत। फिर आगे देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये कितनी भाषाएं निपट गई? 22। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। बता लोगे? क्लियर बात है? ठीक, मिटा दे, हटा देना। क्या कैसे हुआ क्या? हाँ यार, संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट शक्तियां जो हैं उसको छोड़ दो। जैसे इंटरनेट हो गया और कुछ नई जो चीजें आ रही हैं उसको अपशिष्ट बता। नहीं हुआ क्या? 22 गिन लो। 22 भाषा हुआ है ना? तब क्यों कह रहे हो? अरे मैं नहीं जानता हुआ कि नहीं हुआ। देख लो, गिन लो। कश्मीरी था, सिंधी था, पंजाबी था, हिंदी था, उधर बंगाली था, आसामी था, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, और उर्दू, संस्कृत। फिर आया था बोडो, डोगरी,
मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक उड़िया, 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 उड़ीसा का ये है 22 उड़िया, ठीक, उड़िया, उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया ना। वहीं जब हम लोग गए थे एक गलती हो गया है, देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया। वहीं बंगाल, आसाम और नीचे उड़ीसा है, बंगाली, आसामी, उड़िया। इसके बाद इधर आ जाते, इधर आते तो फिर गुजराती, मराठी, उसके बाद कन्नड़, मलयालम, मलयालम केरला में, हाँ, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद इधर हो जाता तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये है कितनी भाषाएं? हाँ, जा जैसे याद कर लो, मैंने याद करा दिया मैप से, अब आपका मन, ठीक, ये है। इसके बाद अगला देखो, जब किस अनुसूची में है बता लोगे? 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर कितना? कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची, सी सही है, 8वीं है। क्या बोल रही हो जी? मत बोलो, इसीलिए नहीं पढ़ाते सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज पढ़ो तो दिमाग लगाओ, इतना मैं बोल रहा हूँ 1% याद करोगे, बहुत नॉलेज हो जाएगा। लेकिन तुम लोग बस बात करने को कह दो, सोशल स्टडीज भी नहीं बस का है। मैं पढ़ाता हूँ, जने याद करो, पूरा जितना पढ़ाऊँ एकदम याद कर लो। 22 भाषा, 8 राज्य, आज मैं एक ही दिन पढ़ा रहा हूँ लेकिन बहुत कुछ याद करा दे रहा हूँ। अगर आप याद करो ना तो बहुत याद हो जाए। कितना बोल रहा हूँ मैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कितने विषय थे अभी कुछ नहीं तुम लोगों को पता। 100 था, 97 हो गया, 100 पहले, अभी 100 है वर्तमान में, पहले 97 था, अभी 61 है वर्तमान में, पहले 66 था, अभी वर्तमान में 52 है, पहले 47 था। ये सब याद करोगे तब तो याद होगा, केवल सुन रहे हो बस मजा आ रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य है? आ गया अगवा लो, कौन सा है? 10वां क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसी से संबंधित आ गया। कौन सा विषय है जो किससे संबंधित है? राज्य सूची से सब विषय संबंधित है। देखो ऐसी चीजें जो केंद्र, जैसे रक्षा प्रतिरक्षा, इसमें केंद्र देखेगी। परमाणु वाला कोई चीज रहेगा, केंद्र देखेगी। बैंकिंग वाला कोई चीज रहेगा, केंद्र देखेगी। रेल विभाग रहेगा, केंद्र देखेगी। डाक विभाग रहेगा, केंद्र देखेगी। ठीक, तो पुलिस जो है ये राज्य सरकार का होता है। दिल्ली की पुलिस को छोड़कर, दिल्ली की पुलिस को केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली की पुलिस किसके अधीन होती है? केंद्र सरकार। और हाँ, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार, हाँ, वो पावरफुल भी होती है इन से तुलना में। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती हो क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और बाकी जितनी भी पुलिस हैं सब के सब केंद्र गवर्नमेंट, राज्य सरकार उसको पेमेंट देती है और राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करती है ना। आप लोगों ने देखा होगा एक बार कोई अखिलेश भाषण दे रहे थे, अखिलेश यादव, पुलिस वाले बदतमीजी क्यों कर रहे हो, सुना है? तो जानते हैं ना, क्योंकि वो किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन। ठीक बात है। तो देखो प्रतिरक्षा भी केंद्र सरकार के संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है, मुद्रा भी संघ सूची का विषय है, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो कितनी सूचियां हैं? 3। कितनी सूची? एक है संघ, दूसरा है राज्य और तीसरा है समवर्ती। समवर्ती एक अपशिष्ट भी है। एक कौन है? जैसे इंटरनेट आ रहा है ना, तो संघ सूची में जो पहले था, पहले, आप वर्तमान में कितने हैं? 100। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। इसमें कितने विषय हैं? 61। इसमें कितने विषय हैं? 52। पहले कितने थे? पहले इसमें 97, पहले इसमें 66, इसमें 47, इसमें कितने थे? 47। ठीक, वर्तमान में पूछेगा तो ये बता देना, और पहले पूछेगा तो, बात समझ गए? जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय। अभी किसान का कुछ खराब हो जाए तो देखते हो राज्य को सरकार क्या भत्ता देती है ना। तो जो भी चीजें हैं वो राज्य सरकार की। ऐसी चीजें जो राज्य के अधीन आती हैं राज्य सरकार के, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे दोनों कार्य करेंगी। शिक्षा पे केंद्र भी अपना काम करवाती है और राज्य भी अपने हिसाब से। ठीक बात है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें पूछा क्या था कि कौन सा विषय ऐसा है
जो राज्य सूची का है, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची के अधीन आती है, केवल दिल्ली की पुलिस को छोड़कर। हाँ नहीं ज्यादा रहता है। तो तू पेमेंट वही का पूछा था, बाद में वही पेमेंट वही रहता। रबी की फसलें बोने का समय, देखो 3 प्रकार की फसल होती है, रबी, खरीफ, और जायद ना। देखो रबी की फसल ये जो वर्तमान में है ये रबी की फसल है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नवंबर दिसंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में क्या होगी, काटी जाएगी मार्च अप्रैल में ना। तो इसके अंतर्गत आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, रबी की। कौन सी फसल, खरीफ की फसल हो जाएगी। रबी की फसल की एक चीज ये है कि रबी की फसल के लिए एक बार प्रश्न पूछा था, रबी के फसल के लिए ठंड की आवश्यकता पड़ती है, जबकि खरीफ की फसल के लिए गर्मी और अत्यधिक पानी। इसको कम पानी, इसको अत्यधिक पानी, इसको कम पानी, इसको मौसम ठंडा, इसको मौसम गर्म। समझ गए। तो धान है जो ये जो है कब बोया जाता है, जून जुलाई अगस्त में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, काटा जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है धान, बाजरा ना, मक्का, ये सब इसके अंदर। और जायद जो है छोटे ना, मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, जून जुलाई में काट लिया जाएगा। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, हाँ पानी वाले चीजें। तो जायद, अरे मूंग भी है, उड़द भी है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, मूंग, उड़द, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, जायद। जायद वाली केवल 2 महीने की, बहुत छोटी, जैसे मार्च अप्रैल में बोओगे, मार्च अप्रैल में और मई जून में काट लिया जाएगा। मार्च अप्रैल में बोया जाएगा और मई जून में इसको काट लिया जाएगा। ठीक। तो तरबूज, खरबूज जो भी है आप जानते ही हो, जितनी भी सब्जियां हैं तो ये इसी के अंतर्गत आ जाती है, उस समय वाली गर्मी वाली सब्जियां। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी। आगे देखिए, रबी की फसलें कब बोई जाएंगी, अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर कर देना, यहाँ अक्टूबर से दिसंबर दिया, हाँ अक्टूबर से दिसंबर तो यही। ठीक। 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। अच्छा, खनिज किसे कहेंगे, जो भी चीजें खोद कर निकाली जाती हैं सभी खनिज होती हैं, लेकिन जिन चीजों को खोद कर निकालो कम लागत में ज्यादा मात्रा मिले उसे हम अयस्क कहेंगे। कम लागत हो, मात्रा उसकी ज्यादा हो और आपको उससे लाभ हो तो उसे कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क। तो देखो इसमें कह रहा है कि ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो कोयला ऊर्जा देता है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा देता है, यूरेनियम ऊर्जा देता है, लौह अयस्क ऊर्जा। देखो कोयला जलाओगे उससे भी ऊर्जा मिलेगा, यूरेनियम तो ऊर्जा का भंडार होता ही है ना, यूरेनियम से बिजली बनता है, यूरेनियम से। और ये प्राकृतिक गैस ऊर्जा देता ही है। तो लौह अयस्क ऐसा है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा उत्तर, लौह अयस्क, लौह अयस्क। बोलो कोई दिक्कत। 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्या कह रहा है, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक। अच्छा देखो, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक ABC याद करना, ABC। ए का मतलब एग्रीकल्चर, प्राथमिक क्षेत्र, बी का मतलब बिजनेस, द्वितीयक क्षेत्र, सी का मतलब कम्युनिकेशन, तृतीयक क्षेत्र, संचार ना। जो सेवा क्षेत्र है वो संचार के अंदर। तो प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर ना, बिजनेस द्वितीयक सेक्टर, और कम्युनिकेशन या सेवा, कम्युनिकेशन या सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र ना। तो आप देखो, हाँ ABC एग्रीकल्चर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे हम देखो आलू उगा लें, आलू की खेती कर लें, ये प्राथमिक क्षेत्र है। आलू से हम चिप्स बना दें,
और उसको बेचें, तृतीयक क्षेत्र है ना। और उससे जो लाभ मिलेगा वो सेवा क्षेत्र के तृतीयक सेक्टर में चला जाए। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सेवा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा कमाई होता है सेवा क्षेत्र। इतने एरिया में अगर हम गेहूं बोते तो कितना गेहूं मिलता हमको? कुछ नहीं, लेकिन इतने एरिया में अगर हम चाहें तो साल भर में बहुत पैसा कमा सकते हैं। फीस बढ़ा दें तो, है कि नहीं? फीस बढ़ा दें, 500 कर दें। हाँ? अरे चुप रहो, सेवा में ही तो पैसा ले रहे हैं आजकल लोग, समझ गए? तो एग्रीकल्चर बिजनेस, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, तो 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है प्राथमिक सेक्टर में आता है, बिजनेस क्षेत्र द्वितीयक सेक्टर में आता है, और जो संचार यानी सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक सेक्टर में आता है। ठीक बात है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। कृषि का आर्थिक क्षेत्र कौन हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन आ जाएगा? कृषि। तो कौन सा क्षेत्रक हो जाएगा? प्राथमिक। निम्न गैर परंपरागत ऊर्जा, देखो 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं नवीकरणीय। गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय, गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय, और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय, जो नया नया नहीं होगा। हाँ कैसे? देखो कहाँ दिया है, अरे रुक जाओ मैं बता रहा हूँ यार। 14 नंबर, तुम लोग बोलो मत बस। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है वो इसमें से है कौन? सौर ऊर्जा। कौन है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय। अच्छा है नवीकरणीय, और ये कभी समाप्त नहीं होता। नवीकरणीय उसे कहेंगे जो कभी समाप्त, जो हाँ जो उपयोग बार बार आप कर सको। तो बताओ सौर ऊर्जा को आप बार बार कर लोगे? इसका मतलब ये गैर परंपरागत है और ये नवीकरणीय है। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो सब कहलाएंगे क्या? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत यानी जो एक दैया यूज करो समाप्त हो जाए, लकड़ी यूज के लिए समाप्त हो जाए, कोयला यूज के लिए समाप्त हो जाए, पेट्रोल यूज के लिए समाप्त हो जाए, तो क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, यानी वो नया नहीं होगा। जैसे हाँ जो बहुत पहले प्राचीन समय में सड़े गले पदार्थों को बन करके बना, वो परंपरागत है। कैसा है? परंपरागत। समझ गए? ये है। अगला देखिए क्या है, खनिज। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज कौन सा है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना। ये एक बार देखना, इसको गूगल कर लेना, आधारभूत खनिज वाला। आधारभूत खनिज जो है ना, इसको आप देख लेना भैया। आधारभूत खनिज में लौह अयस्क ही होना चाहिए। एक बार देख लेना। आधारभूत खनिज इसे कहते हैं जो सस्ते में उपलब्ध हो और मानव की ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सके। जो सस्ते में उपलब्ध हो और मानव की जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर। देखो लोहे की गाड़ी बनी है, लोहे का ट्रैक्टर बना है, लोहे का हल बना है, यानी ये आधारभूत है जो मानव की आम जरूरतों को क्या कर सके? पूरा कर सके। जैसे देखो साइकिल है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ये आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा। ये रुक जाओ जी, 1-2 और बता दें। हाँ, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। कहाँ? ब्राजील ना, ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ठीक, आगे भारत में। अच्छा बस करो, कल आगे देख लेंगे। ठीक।